नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं समकालीन कविता के महत्वपूर्ण कवि मंगलेश डबराल और उनकी कविता संगतकार पर आधारित यह कार्यक्रम। मंगलेश डबराल की यह कविता एनसीईआरटी की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। आइए सबसे पहले सुनते हैं कविता पाठ। प्रस्तुत कर रही हैं सुश्री सबीला रशीद। कविता का शीर्षक है संगतकार। कवि हैं मंगलेश डबराल। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अभी आपने सुना कविता पाठ। प्रस्तुत कर रही थी सुश्री सबीला रशीद। अब हम संगतकार कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर अजय तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से हिंदी अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं। डॉक्टर तिवारी भाषा, साहित्य और शिक्षण की दुनिया में महत्वपूर्ण नाम हैं। उनसे चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। भाषा साहित्य शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं
उनकी बातचीत। साथियों नमस्कार। आज हम समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मंगलेश डबराल और उनकी कविता संगतकार पर चर्चा करने जा रहे हैं। मंगलेश डबराल प्रगतिशील चेतना के कवि हैं और समसामयिक समस्याओं पर अपनी कविता लिखते हैं। मंगलेश डबराल की कविताओं पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर तिवारी, क्या ही अच्छा हो कि आप मंगलेश डबराल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय दे दें, जिससे कविता को समझने में मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, मंगलेश डबराल उत्तराखंड के रहने वाले हैं। बहुत पहले दिल्ली आ गए, जैसे बहुत से लोग नौकरी की तलाश में आते हैं। और उन्होंने आने के बाद पत्रकारिता में काम शुरू किया। अच्छा। और दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, भोपाल इत्यादि अनेक जगहों पर वे रहे इस सिलसिले में। और बाद में जनसत्ता नाम के अखबार में वो लंबे समय तक साहित्य संपादक रहे। फिर उससे निकलने के बाद भी कई अखबारों में बराबर जुड़े रहे, कहीं कहीं जुड़े रहे और कला के अनेक माध्यमों से परिचित हैं। और इस मायने में एक सुरुचि संपन्न व्यक्ति हैं। संगीत को, चित्रकला को और फिल्मों इत्यादि को अच्छी तरह समझते हैं। एक उल्लेखनीय तथ्य उनके बारे में यह है कि अमेरिका के आयोवा विश्वविद्यालय में एक सृजनात्मक कार्यक्रम होता है। अच्छा। उस कार्यक्रम में हिंदी के जो कवि गए हैं उनमें एक मंगलेश डबराल भी हैं। अच्छा। वहां से लौटने के बाद उन्होंने उसका एक बहुत अच्छा संस्मरण लिखा है। तो और वो बड़ा प्रशंसित हुआ हिंदी में। अच्छा। तो एक गद्यकार के रूप में भी मंगलेश की अपनी एक शैली है और कवि के रूप में भी उन्हें बहुत मान्यता प्राप्त हुई। इतनी कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जी, तो और अभी भी मंगलेश लगातार सृजन का कार्य कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा जीवन परिचय दिया डॉक्टर तिवारी। कविता का शीर्षक है संगतकार। इस संगतकार शब्द का पहले अर्थ बता दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। संगतकार, संगत और कार दो शब्द हैं। संगत का अर्थ होता है साथ। तो जो साथ देने वाला है वो संगतकार है। अच्छा। ये कविता संगीत के रूपक में लिखी गई है। अच्छा। तो संगीत में आप जानते हैं कि एक गायक होता है जी, और कुछ उसके साथ आलाप में सहयोग करने वाले होते हैं। गाने में उसके धीमी आवाज में उसके साथ गाने वाले भी होते हैं और तबला, हारमोनियम, दूसरे चीजें बजाने वाले भी होते हैं। ये जो उसके सहयोगी होते हैं ये संगतकार कहे जाते हैं। एक छोटा सा वीडियो आप देखिए, इससे आसानी होगी बच्चों को समझने में कि संगतकार क्या होता है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, 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 ना काबे कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप बहुत सुंदर वीडियो था। अब आप इस कविता की व्याख्या कर दें तो उससे कविता स्पष्ट हो जाएगी। हाँ डॉक्टर साहब, व्याख्या के पहले ये उल्लेख करूंगा कि इसमें जो व्यक्ति गा रहा था वो मुख्य गायक है, क्योंकि इस कविता में मुख्य गायक और संगतकार दोनों की भूमिका का विश्लेषण है। तो वो जो गा रहा था वो मुख्य गायक है। अच्छा। उसके साथ जो दूसरे लोग गा रहे थे या जो उसमें तबला बजा रहे थे, मतलब जो वाद्य बजा रहे थे, तो ये सारे लोग संगतकार कहे जाते हैं। अच्छा। और इनके बिना मुख्य गायक का भी कोई चमत्कार नहीं दिखाई पड़ता, प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए संगीत की कला में संगतकार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कवि ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है और इसी से कविता का मर्म समझने में भी, अर्थ समझने में भी सहायता मिलती है। जैसे मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। अब चट्टान जैसा इसलिए कि सबसे प्रमुख स्वर उसका है, ऊंचा स्वर उसका है और दृढ़ होता है वो स्वर, क्योंकि वही स्वर सबके सामने पहले जाता है और उसी का असर ज्यादा पड़ता है। लेकिन उसका साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी।
किसकी? संगतकार की। संगतकार की। क्या अभी बात। यहाँ नाम नहीं आया है, वह कह दिया जी। कि एक तो चट्टान जैसी आवाज थी, हाँ। लेकिन उसका साथ देती हुई एक और आवाज थी जी। जो सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी, हम्म। और इससे उस स्वर का महत्व और निखरता था। जी जी जी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अब आप एक बात देखें जी। कि मुख्य गायक और वो संगतकार या वह जिसको कहा जी, गया जी, है, जी। दो हैं। तो एक की आवाज ऊपर है, एक की आवाज उसका साथ दे रही है। जी। जो साथ देने वाला है वो या तो शिष्य है या छोटा भाई है या दूर का कोई रिश्तेदार है, गरीब, जो पैदल चलकर सीखने आता है। तो इस तरह एक पद क्रम है। अच्छा। छोटे बड़े का, नीचे ऊंचे का एक क्रम है दोनों के बीच में, यद्यपि दोनों गायक हैं। जी। तो कवि का ध्यान इस पर जाता है अच्छा। कि ये जो पद क्रम है, इसमें जो नीचे है, जिस पर आमतौर से ध्यान नहीं दिया जाता, हाँ। उसकी भूमिका क्या है, वो कौन है और उसकी भूमिका क्या है। अब इसके बाद देखिए, जी। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। क्या बात है। अब आप देखें कि जी। सहायकों की आवाज मुख्य की आवाज के साथ हमेशा शामिल होती है। अब इन सहायकों को अगर जनता का प्रतीक माने, साधारण जी। लोगों का प्रतीक माने, जी। तो आप देखेंगे कि नायकत्व वही प्राप्त करता है जिसकी आवाज के साथ साधारण जनता की आवाज मिली होती है। मिली जुली होती है। हाँ, उस आवाज के मिले बिना वो महत्वपूर्ण नहीं होता, नायक नहीं बनता। जी। लेकिन यहाँ एक उल्लेख करने की चीज और है जी। कि गरज गूंज, ये एक मुहावरा है, गरजना गूंजना। हाँ हाँ। तो यहाँ गरजना गूंजना मुहावरे को उन्होंने तोड़ के इस्तेमाल किया है। अच्छा। और बहुत सार्थक इस्तेमाल किया है। हाँ हाँ। क्योंकि गरज ये तो ऊंची गर्जना, है, गर्जना। गर्जना, गर्जन करना, जी। और गूंज उसकी प्रतिध्वनि है। अच्छा। और प्रतिध्वनि हमेशा मूल ध्वनि से जी। पीछे होती पीछे है, होती उसका परिणाम होती है। हाँ। तो संगतकार इसकी प्रतिध्वनि होता है। अच्छा। मुख्य गायक की गूंज को उन्होंने संगतकार से जोड़ा है। क्या बात है। बनाया है, गरज जी। की अनुगूंज है वो, है ना। हम्म। तो बहुत कलात्मक प्रयोग है जी। और संगीत की भाषा में है, संगीत के उसमें है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। जी। जी। अब यहाँ आप देखें, एक तो अनहद शब्द है, दूसरा अंतरा शब्द है, तीसरा इसके बाद तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जी। स्थाई शब्द है। हाँ। इन तीन शब्दों का संक्षेप में अर्थ जाने जी। जी। कि अंतरा तो वो होता है, जैसे आपने पहले एक पंक्ति गाई, उसके बाद फिर एक उसका अनुच्छेद गाया, एक अच्छा। पूरा एक खंड गाया, जी। फिर वो पहले वाला हिस्सा फिर लौटता है, जी। पहले की जो टेक है, जिसको टेक कहते हैं, हाँ हाँ। वो लौटता है। तो ये जो बीच में गाते हैं वो है अंतरा। अच्छा। और जो चीज लौट के बार बार आती है, हाँ हाँ। वो पहली पंक्ति, वो टेक कहलाती है। ठीक है। तो जब अंतरे की जटिल तानों और अंतरा कई पंक्तियों का होता है। जी, जी, जी। और उसकी ताने एक जैसी नहीं होती, काफी उलझाव रहता है उसमें, काफी भटकन रहती है उसमें, तरह तरह की तान तरह तरह की ताने मिलाते हैं ना उसमें। हाँ। तो वो तानों के जंगल में जब वो भटक जाता है तो उस समय या एक काम और करता है कि अनहद में भटकता है अपने सरगम को लांघ कर। अच्छा। सरगम मतलब 7 सुरों की उसकी जो सीमा है, उससे कई बार गायक जब अपने उदात्त स्तर पे होता है, अच्छा। जब वो तन्मय हो जाता है गाते गाते, हाँ, तो पार कर जाता है उस सरगम को। अच्छा। अनहद का अर्थ है जी। अनहद, अच्छा। यानी जहां सीमा नहीं है। हाँ। वो इस सरगम की सीमा को पार करके ऊपर चला जाता है। अच्छा। जिसको उदात्त कहते हैं। हाँ। ठीक है। नहीं, तो इसमें डॉक्टर साहब ये सरगम को लांघ कर थोड़ा सा इसे स्पष्ट करने। सरगम मतलब वो जो 7 सुरों का दायरा है, अच्छा, उसको भी कई बार गायक लांघ जाता है। अच्छा। जो उस उदात्त स्तर पे पहुंचता है वो है अनहद, जहां अच्छा। हाँ, जहां जिसको व्यापक कहें आप। हाँ। ये सीमा है, वो व्यापक है। हाँ। और महान गायक अक्सर अपने तन्मय होने के बाद उस सरगम की सीमा को लांघ जाते हैं। अच्छा। तो वो है अनहद। जी। उदात्त जिसको कहें जी, आप, जी, व्यापक कहें, जी। ऊंचाई कहें, ये है। अच्छा। तो अनहद में पहुंच जाता है सरगम को लांघ कर। जी। तब स्थाई को, यानी जो उसकी मूल टेक है,
जिस पर ये पूरा गीत टिका हुआ है, उस स्थाई को संभाले रहता है संगतकार ही। अच्छा, मतलब मुख्य गायक तो पहुंच जाता है अनहद की ऊपर, तरफ, अनाहत की तरफ। अब तो जो टेक आधार है, है, जी, आधार है, गीत की टेक है, गीत वो की वही टेक पकड़े है, रहते हैं। उसको संगतकार संभाले रखता है। क्या बात है और इस तरह जी। नीचे जो साधारण है और ऊपर जो उदात्त है, दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। क्या बात है। इसका बड़ा जादुई प्रभाव सुनने वाले पर पड़ता है। जी जी जी। तो ये है इसमें। इसके बाद आप देखें एक जी, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। क्या बात है। अब ये जो संगतकार होते हैं ये उसके सहायक भी होते हैं। हाँ। यानी केवल गायन में नहीं, वैसे भी गायक उठ के चल देता है तो उसका सामान जो छूटा हुआ है उसको संगतकार लोग संभालते हैं। अच्छा। तो उसके एक तरह के चेले हैं, छोटे भाई जो भी हैं, तो उसकी सेवा भी करते हैं, उसकी सहायता भी, उसके इस रूप में सहायक हैं। लेकिन इस सामान्य से विवरण के भीतर जी, छोटी सी कविता में कलाकार ने कवि ने एक और बड़ा अच्छा संकेत किया है जी। कि जब वो सब सामान उठा के चलता है तो जैसे बच्चे छोड़ देते हैं अपना सामान, तो ये सामान कोई उठाता है तो ये उठाने वाले उसको उसका बचपन याद दिला रहे हैं कि वो भी कभी इस तरह से ये भी था सीखा था जब वो नौसिखिया था। तो नौसिखिया था कहने का मतलब है जी। कि मुख्य गायक भी क्रमशः सीख के बड़ा हुआ है, गायक बना है। तो इसलिए जो संगतकार हैं ये भी ऐसा नहीं है कि बड़े गायक नहीं है या नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये भी क्रमशः वहां पहुंच सकते हैं या पहुंचते हैं। जी जी, बहुत ठीक अच्छा है? जी। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। वाह वाह, बड़ा अच्छा अंश है जी। अब आप देखें कि वहां तो जटिल तानों में भटक के और फिर वो उदात्त में चला जाता है ऊंचाई में, यहां वो नीचे आता है। अच्छा, जब आप निचले स्वर गाते हैं जी, तो उसमें कई बार आवाज बैठने लगती है, यानी हाँ। ध्वनि बड़ी धीमी हो जाती है। जी। तो जब आवाज साथ छोड़ने लगती है, प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उत्साह अस्त होने लगता है, यानी जब उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगती है, तब और राख जैसा गिरना, ये स्वर का बिखरना है। स्वर का बिखरना है। तो जब बिखरने लगता है वो स्वर, तभी उसको ढाढ़स बंधाता हुआ मुख्य गायक को, तो वो यहाँ वो ढाढ़स बंधाता है, वहां वो स्थाई को संभाले हुए था जी, और यहाँ ढाढ़स बंधाता है जी। इस तरह संगतकार मुख्य गायक को कई रूपों में सहयोग करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किसमें प्रेरणा साथ छोड़ती है, प्रेरणा साथ कैसे छोड़ने लगती है? प्रेरणा साथ छोड़ने का मतलब है कि गाने में जो उसके उत्साह होता है, तो जब निचले स्वर पे आते हैं तो उत्साह ठंडा पड़ जाता है ना। अच्छा, तो ऐसा लगता है जैसे अंदर की प्रेरणा भी नहीं बची है, जबकि वो प्रेरणा से ही गा रहा है तब भी गाएगा, लेकिन लगता है ऐसा कि छोड़ता हुआ, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई छोड़ देती नहीं है, हुई ऐसा लगता है कि साथ छोड़ रही है। कहते हैं तब कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। वाह। अब इसमें कहीं से शब्द बहुत सार्थक है, जी जी, इसलिए कि ध्यान तो सभी सुनने वालों का मुख्य गायक पर रहता है। जो संगतकार है उसको तो लोग अनदेखा करते हैं, भूले रहते हैं। जी। तो इसलिए जो भूला हुआ था अचानक उसका स्वर सुनाई पड़ता है तो लगता है कहीं से उसका स्वर आ गया है ना। तो ये जो कहीं से है ये बड़ा सार्थक है, क्योंकि सब उसे सटीक भूले रहते हैं। जी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें जी कि वो जो है ढाढ़स बंधाता है, अच्छा, इस तरह से मुख्य गायक को संभालता है। इसलिए संगतकार को भी प्रतिभाशाली और कुशल मानना चाहिए। अच्छा, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। ये तीसरा रूप है जहां वो यानी जो राग गाया जा चुका है उस राग को फिर से गाया जा सकता है, ये उसको बोध कराता है। जी, तो संगतकार की भूमिका जीवन के क्रम को बार बार लाने वाली है। जी। इसके बाद इसका अंतिम अंश है जहां कवि इस पूरी कविता का एक निचोड़ सा पेश करता है। अच्छा, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं
उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अच्छा। आप देखें कि इसमें दो शब्द ध्यान देने लायक हैं, जी। हिचक और कोशिश। अच्छा। इसका मतलब है कि वो आवाज ऊंचा उठा सकता है लेकिन उठाता नहीं। लगता है कि जैसे हिचकिचा रहा है, लेकिन वो हिचकिचाहट असल में उसकी एक कोशिश है कि आवाज ऊंची ना उठाए। तो जो उसकी कमजोर आवाज है वो जानबूझ के कमजोर रखी गई आवाज है। क्यों? इसलिए कि मुख्य गायक तो वो है, अच्छा, ये संगतकार है। हाँ। तो संगतकार की आवाज मुख्य गायक से जी। ऊपर नहीं हो सकती। तो ये अपनी इस भूमिका, इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह समझता है। अच्छा। कहते हैं कि इसको उसकी विफलता नहीं, असफलता ना समझिए, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अच्छा। यानी जो समाज में साधारण लोग हैं, साधारण मनुष्य हैं, उनकी मानवीयता को पहचानने की जरूरत है। अच्छा। ये कवि की विचारधारा, कवि की सामाजिक दृष्टि है जो सामने नहीं होते हैं। किसी भी उपलब्धि जो में, सहायक की भूमिका में होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। जी, जो किसी भी उपलब्धि में उपलब्धि प्राप्त करने वाला होता है, जी, जी, जी। वो अपने आप उपलब्धि नहीं प्राप्त करता। जो सहायक की भूमिका में होते हैं, जो साधारण लोग होते हैं, उनका भी एक महत्व है, उनको भी पहचानना चाहिए। जी, जी, और जी। इस तरह पूरी कविता समाज के एक रूपक में बदल जाती है। क्या बात है। तो वर्णन तो संगीत के दृश्य का है, हाँ। लेकिन उसके माध्यम से समाज में जो नायक की स्थिति में है और जो सहायक की स्थिति में है, हाँ। उनके बीच के संबंध को भी स्पष्ट करती है। है, परिभाषित करती क्या बात है। ये इस कविता की क्या बात बहुत है। बड़ी विशेषता है डॉक्टर साहब। वाह डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, सारांशतः इस कविता का मूल संदेश क्या है, ये थोड़ा सा बता दें तो बेहतर। डॉक्टर साहब देखें कि जैसे अंतिम पंक्तियों में जो उन्होंने कहा है जी। कि उसकी हिचक साफ सुनाई देती है, आवाज ऊंची ना उठे इसकी वो कोशिश करता है, जी। तो ये उसकी असफलता नहीं है, ये उसकी मानवीयता है, मनुष्यता है कि वो अपनी आवाज ऊंचे नहीं उठाता, क्योंकि उसकी भूमिका निर्धारित है। वो अपने को साधारण या सहायक के रूप में। मनुष्यता किस तरह से है? मनुष्यता इस तरह की, जी। अगर वो जो निर्धारित संबंध है हाँ। उसको तोड़ता है और मुख्य गायक से ऊपर अपनी आवाज ले जाता है, तो सारी बात नष्ट हो जाएगी। हाँ। यानी हर एक की अपनी भूमिका होती है। इसमें जिसकी भूमिका सहायक की है वो महत्वहीन नहीं है। अच्छा। वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सहायक रहता है तभी जो समाज में नायक है वो कुछ उपलब्धियां प्राप्त करता है। जी, जी, जी। उस सहायक के बिना वो उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर सकता है। जैसे परिवारों के भीतर आप देखिए कि परिवार के सभी सदस्य सहयोग करते हैं तब एक व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है। जी, जी, जी। इसी तरह समाज में है। अच्छा। किसी भी क्षेत्र में आप ले लें, राजनीति में ले लें, दर्शन में ले लें, इतिहास में ले लें, साहित्य में ले लें, कहीं ले लें, तो जो उपलब्धि प्राप्त करता है वो अकेले नहीं करता। अच्छा। वो अनेक मनुष्यों के सहयोग से कोई उपलब्धि प्राप्त करता है। दिखता है कि अकेले प्राप्त कर रहा है, परंतु उसकी दिखाई पड़ती है, लेकिन उस उपलब्धि के लिए जो सहायक होते हैं हम उनको भूले रहते हैं। क्या बात कवि कहता है उनको भूलना नहीं, उनके महत्व को स्वीकार करना, ये हमारी मनुष्यता भी है। क्या बात। और इस तरह इस कविता के माध्यम से साधारण मनुष्य के महत्व और सम्मान को कवि ने प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। और एक अच्छे कलात्मक रूपक के माध्यम से किया है। ये एक अच्छी कविता का प्रमाण है। वाह डॉक्टर तिवारी, आपने मंगलेश जी की इस कविता की जो व्याख्या प्रस्तुत की है, जो विश्लेषण किया है, वो हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए बहुत उपयोगी और बहुमूल्य है और इससे निश्चय ही सब लोगों को लाभ हुआ होगा, ऐसी हमारी आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने मंगलेश डबराल की कविता संगतकार से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। कविता की समझ उनकी पुख्ता हुई है, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो आप लोग अपने साथियों और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से चर्चा करें और हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 11001 6।
साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उसकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।